नमस्कार। बीबीसी हिंदी के साथ आज एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और ये बिहार में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव। और इस बार भी आपका फोकस जो है सीमांचल में ही है। तो जैसे कि हर बार आप पे आरोप लगता है जब भी आप चुनाव लड़ते हैं कि एंटी बीजेपी वोट को आप फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमारा फोकस सिर्फ सीमांचल नहीं रहा, बल्कि बिहार के दीगर इलाक़ों में भी हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अख्तर उल इमान साहब की लीडरशिप में बिहार के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत किया गया और उस जगह पर भी हमारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आरोप लगता है, इल्ज़ाम लगता है, सरासर झूठ है। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ये इनके गुरूर और एक तकब्बुर की इनके इग्नोरेंस की भी एक बेहतरीन मिसाल है। पिछले पार्लिमानी इलेक्शन में, पार्लियामेंट के चुनाव में कहीं पर भी आप नहीं जीते आरजेडी के, जबकि आप तो रूलिंग पार्टी में रह चुके हैं, पावर शेयर मैंने आपको कई बार सीएम थे। सिर्फ किशनगंज से हमने अख्तर उल इमान साहब हमारे कैंडिडेट थे, वहाँ पर वो 3 लाख वोट हासिल किए, 3,25,000 जेडीयू बीजेपी कैंडिडेट ने हासिल किए और 3,50,000 पर कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब हुए। तो फिर वोट बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सीट हम लड़ते हैं तो पूरा आसमान सर पर उठाने की कोशिश करते हैं। और डेटा से साबित है कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा नहीं होता है। अगर बीजेपी बिहार में जीत रही है, एनडीए जीत रही है, तो इसका राज जिम्मेदार आरजेडी और कांग्रेस है, क्योंकि इनमें वो काबिलियत नहीं है, वो आवाम के दिल नहीं जीत पा रहे हैं और आवाम इनसे मायूस हो चुकी है और एक विकल्प देख रही है, अल्टरनेट देख रही है जो एमआईएम उनको प्रोवाइड करेगी। अभी आपने सर झारखंड में चुनाव लड़ा और झारखंड में आपको कुछ खास कामयाबी मिली नहीं, एक भी सीट आप नहीं जीत पाए और फिर से बिहार में आप आ रहे हैं। झारखंड में हमको करीब 1% के ऊपर वोट मिला है, जहाँ जहाँ टोटल सीट्स अगर वोट आप देखेंगे। यकीनन पहली मर्तबा कामयाबी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कोशिशों को जारी नहीं रखेंगे, बल्कि जारी रखेंगे। और हमको यकीन है कि आइंदा जब झारखंड में असम्बली के चुनाव होंगे, हमको पूरा यकीन है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, वहाँ से हमारे एमएलए कैंडिडेट विधायक जीत कर आएंगे। तो पहली कोशिश हमने की, अब उसमें कमज़ोरियाँ थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम दूर कर रहे हैं। तो इसमें कोई हमको फिक्र की बात नहीं है, मेहनत करेंगे। अभी मैं कई दिनों से बिहार में हूँ और ख़ास करके जब मुस्लिम इलाकों में जाता हूँ तो उनके बीच बीजेपी एक मुद्दा है। उन्हें लगता है कि उनके बीच एक नेतृत्व का खालीपन है, उस खालीपन को भरने की ज़रूरत है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम जब वोट करने जाते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि हम बीजेपी को कैसे रोकें। लेकिन वो बताते हैं कि ओवैसी साहब इस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी को रोक देंगे, इसलिए उन्हें वोट करना बहुत मुनासिब नहीं लगता। नहीं, ऐसा आप ज़ाहिर है आपने लोगों से बात की होगी, मगर जहाँ तक हमारा लोगों से जो राब्ता है, जो बातचीत हमारी हो रही है, उनको ये लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी जीतते जा रही है। और इसीलिए आज आप देखते हैं कि जैसा कि मैंने कहा है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल वैक्यूम की यहाँ ज़रूरत है। इसीलिए हमने जनाब देवेंद्र प्रसाद साहब के साथ और कुशवाहा साहब के साथ, बीएसपी और राजभर साहब, ये सब हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमको यकीन है कि जो वैक्यूम जो है बिहार में, एक ऑल्टरनेट विकल्प पॉलिटिकल वॉइस का, ये इंशाअल्लाह ताला बहुत हद तक उस वैक्यूम को पूरा करेगा। और अवाम भी आज बेजार है। 15 साल बनामे 15 साल, ये देख रहे हैं कि 15 साल में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे, फिर आरजेडी का दौर था, कुछ खातिर ख्वाह बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल फ्रंट बना है, समीकरण बना है, इससे बहुत हद तक जो लोगों में एक कमी महसूस की जा रही थी वो पूरा होगी। एक बात तो ऐसी साहब और कही जा रही है कि मुसलमानों के बीच से कोई यूथ लीडरशिप क्यों नहीं उभर पा रहा है। जैसे कि हाल के दिनों में कन्हैया एक मुखर विपक्ष की आवाज़ बनकर सामने आए। हालांकि उमर खालिद जैसे युवा भी आए, लेकिन अभी वो जेल में बंद कर दिए गए हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अगर कन्हैया भी मुसलमान होते तो शायद इस तरीके से बोल नहीं पाते। तो ये तो सवाल आपको उन पॉलिटिकल पार्टी से करना चाहिए जो बरसों से मुसलमानों का वोट ले रहे हैं। पूछिए कांग्रेस से, आरजेडी से। आरजेडी का एक लीडर तो जामिया का पकड़ा गया, एक आवाज़ नहीं खोले अभी तक। ये तो उनसे पूछिए जो मुसलमान इनको ख़ानदान दर ख़ानदान, नस्ल दर नस्ल वोट डाल रहे हैं। भाई आप ये बताइए, नौजवान छोड़िए, मुस्लिम
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या परसेंटेज है पार्लियामेंट में, 23 जीत कर आते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप टिकट नहीं देते हैं, और टिकट देते हैं तो जिता नहीं सकते, अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम हर पॉलिटिकल पार्टी में है ना। अब जितने 23 में से जो पार्लियामेंट में जीत कर आए हैं, 22 तो बशमूल में 21 बशमूल मेरे उन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहां पर 30 से ज़्यादा मुसलमान हैं। तो आपने कौन सा तीर मारा है? ये तो सवाल, ये तो आईना आपका ये सवाल इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो मुसलमानों का वोट ले रहे हैं तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी है 14%, और उसको आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, उनको आप दूर रखते हैं डेमोक्रेसी से, तो फिर ये तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो इनका जो सेकुलरिज्म है ओवैसी साहब, क्या ये बीजेपी से निर्धारित करते हैं? डरा हुआ सेकुलरिज्म है, इनको लगता है कि अगर मैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाते हैं तो शायद हिंदुओं का पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। क्या इनके मन में ये डर रहता है? देखिए, ये इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बात बताता हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा है, सेंसस का डेटा है। ये क्यों बता रहा है कि मुसलमान दलित के बराबर या बाज़ मुकामात पर उससे पिछड़ा है? क्यों? क्या वजह है उसकी? आप तो सरकार में आप ही हैं, सेकुलर पार्टीज कई वर्षों में रहे, आपने क्या किया? दूसरी बात ये है कि अब सवाल क्या था, वो ये कि ये इनका सेकुलरिज्म डरा हुआ। सेकुलरिज्म, अब सेकुलरिज्म ये है कि कमलनाथ ईंट बिजा रहे हैं, सेकुलरिज्म ये है कि प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं, सेकुलरिज्म ये है कि राजीव गांधी के ज़माने में ताले खोले गए, सेकुलरिज्म ये है कि राजीव गांधी के ज़माने में शिलान्यास होता है, सेकुलरिज्म ये है कि जिस नौजवान का आपने जिक्र किया जिसको दिल्ली राइट्स में पकड़ा गया, यूएपीए अमेंडमेंट बिल आता है, अमित शाह जो होम मिनिस्टर लाते हैं, तो कौन सपोर्ट करता है उसको? कांग्रेस सपोर्ट करती है। ये इनका सेकुलरिज्म है। इनका हकीकी माने में सेकुलरिज्म तो यही है भाई, आप दिल्ली राइट्स में इतनी परेशानियां हुई, बर्बादी हुई, तबाही हुई, वहां पर आप खामोश बैठे हैं। तो ये इनका डोगली पॉलिसी की वजह से आज आप देखते हैं कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। और ये बार बार ये बोलना कि भाई हमको ऐसा करने से मेजॉरिटी का वोट नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपको तो वोट मुसलमान ही दे रहा है ना, दूसरा वोट कहाँ गया आपका? आपका दूसरा वोट है ही नहीं ना, कहाँ है दूसरा वोट आपका? बताइए हमको। अगर आपका दूसरा वोट होता तो 191 पार्लियामेंट सीट्स में जो कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ, 171 या 172 सीट्स पर बीजेपी जीत गई। कहाँ है आपका? आपका तो वोट ही नहीं है। इसीलिए आप सिर्फ हम पर तनकीद, हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। करते रहिए, हम इससे मुतासर होने वाले नहीं हैं। हम जो काम कर रहे हैं हमको यकीन है कि आवाम उसको देख रही है, समझ रही है, और अब के बार बिहार में बड़ा अच्छा नतीजा आएगा MIM कैंडिडेट के सिलसिले में। कितनी सीटों पे आप लड़ने जा रहे हैं? हाँ, अभी इस मेरे ख्याल से 18 या 19 सीट पर हम लोग इस अलायंस में हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे, और हमको यकीन है कि 5 साल पहले जो नतीजा था उससे बेहतर आएगा। किशनगंज की बाई इलेक्शन की सीट हमारे अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में, वहाँ पर हमने हमारे खबर हुदा साहब कैंडिडेट हमारे जीते हैं, तो हमको यकीन है कि अब तादाद। एक लालू प्रसाद यादव जी की जो छवि रही है मुसलमानों के प्रति, मुसलमान उन्हें लगता है कि लालू यादव जब सत्ता में रहते हैं तो उन्हें सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करते हैं। उस छवि को आप कैसे देखते हैं? और अभी जो लीडरशिप है तेजस्वी के हाथ में RJD की, क्या वो लालू यादव की तरह मुसलमानों को आश्वस्त कर पाएंगे? एक बात सुनिए, सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। और सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हो जाती है, उसका फर्ज बन जाता है कि वो जान, माल और घर की हिफाजत करे, रिलीजन फ्रीडम रिलीजन की हिफाजत करे। और अगर कोई ये करता है तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप, और अगर नहीं करता है तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का वो और अपने ओथ का वो वायलेशन कर रहा है। चुनावी राजनीति में तो सब कुछ वोट बैंक के हिसाब से लोग डिसाइड कर रहे हैं। अब वोट बैंक अगर होता है तो फिर ये बताइए, फिर RJD से कोई मुस्लिम MP क्यों नहीं जीत पाता है? नहीं, तस्लीमुद्दीन साहब जीतते थे। कहाँ तस्लीमुद्दीन साहब की सीट पे अब कौन जीता है वहां पे? बताइए। जब तक वो सीमांचल के गांधी जिंदा थे वो तो जीतते थे। अब उनके बाद क्या हुआ? वहां से कौन जीता है फिर?
इसका जिम्मेदार हमारा कैंडिडेट भी नहीं था वहाँ पर। इसका मतलब यही है कि इनका जो कोर वोट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन सर आरजेडी मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है, मुसलमानों को हाँ, पर्याप्त। इसीलिए तो इतने एमएलएज उनके चले गए जेडीयू में। कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी उन्हें, सही कहा आपने। जितने 4 या 5 मुस्लिम एमएलए उनके छोड़ के भाग गए जेडीयू को। अब शायद एक ही बड़े सीनियर लीडर बचे हैं उनके, माँ बाकी तो पूरे जा चुके हैं। अब बताइए इनका क्या है फिर रिकॉर्ड ये। मतलब मैं ये कह रहा था कि वो टिकट पर्याप्त देते हैं, इवन के नीतीश कुमार भी टिकट देते हैं। मतलब बिहार में वो मसला नहीं है जो कि आपको गुजरात में दिखेगा या झारखंड में दिखेगा या फिर दूसरे राज्यों में दिखेगा। इस बात को तो आप मानते हैं? इसका जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। बिहार में कितने मुस्लिम एमपीज जीत कर आते हैं? एक तो जनाब खैसर साहब, वो, और दूसरे 2014 के बाद कम जीत रहे हैं। नहीं, इसके बाद 19 में बात कर लीजिए, 2 ही एमपी हैं, वो भी कांग्रेस के हैं। और अच्छा, वो जीते हैं किशनगंज से, क्योंकि अगर अख्तर भाई नहीं लड़ते, 3 लाख वोट नहीं ले तो वो भी चले गई थी सीट पर। तो इसका यही तो मतलब है कि ये सीरियस नहीं है, इन जैसा हम उर्दू में कहते हैं इखलास नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है एम्पावरमेंट करने की, और सिर्फ यही समझते हैं कि भाई माइनॉरिटी है, गुलाम बना के रखो, डर बना के रखो कि हम हैं तो तुम्हारी जान और माल की हिफाजत करेंगे। अरे वो भी नहीं कर पा रहे आप, कुछ नहीं कर पा रहे आप। इसीलिए ये एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो बन चुका है बिहार में, हमको लगता है कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उन गरीबों का जिनकी उम्मीदें अब तक पूरी नहीं हुई हैं। मैं सर यहाँ कुछ मौलवियों से मिला जो कि कुछ मौलाना है, कुछ जमात इस्लामी है और कोई और कई संगठन है। तो उनका कहना है कि किशनगंज में वैसी साहब को कामयाबी इसलिए मिल रही है क्योंकि वहाँ पे एक कास्ट, खास कास्ट के मुसलमान हैं, सुरजापुरी मुसलमान जिन्हें कहते हैं। क्या ये सच है? अब देखिए, मैं तो बिहार का नहीं हूँ, मगर मेरे को डेमोग्राफिक सीमांचल की अच्छी तरह मालूम है। वहाँ सुरजापुरी है, शेरशाहवादी है, कुलैया बरादरी है। लेकिन 45% में सुनिए, वहाँ पर हर किस्म की बरादरी है। किशनगंज टाउन में अलग बरादरी है। अब अगर कोई ये कहता है तो फिर उनको बिहार सीमांचल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं वो। सबका ताउन मिलकर ही तो आगे बढ़ता है ना। अब पहले बोलते थे कि आप एमआईएम इसलिए गई कि वहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी में मुसलमान है, अब कह रहे हैं कि अभी ये तो ये तंग नज़री है उन लोगों की, और इस तरह से अज़बियत के मुजाहरे वो ना करें तो बेहतर होगा। तो इस बार क्या आपकी गठबंधन से आपकी पार्टी कोई सीएम कैंडिडेट होगा? हाँ, कुशवाहा साहब हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे। अब वैसी साहब आप फिर वही गलती कर रहे हैं। मतलब 4% वाले नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं, 14% वाले लालू प्रसाद यादव 15 साल तक सत्ता में रह सकते हैं, तो 18% वाले मुसलमान को आप क्यों नहीं सीएम कैंडिडेट बना रहे हैं? आए गए, अभी तो शुरुआत है, आगे बढ़ेंगे। पहले तो आप अपने नंबर्स बढ़ाइए, आप हकीकी मानों में अपनी लीडरशिप को डेवलप करिए। देखिए, ये बेनामी की लीडरशिप आपको कुछ नहीं करने देती। जब आप एमआईएम के कैंडिडेट्स कामयाब होंगे तो वो हकीकी मानों में आपकी लीडरशिप बनेगी और एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे, जैसा आपने कहा कि यूथ को मौका मिले, सबको मिले, तो वही तो हम कर रहे हैं। जब ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप उठेगी तो सब चीज़ होगा। अचानक कोई चीज़ नहीं हो जाती है, यकीनन होगा। वो दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे कि ये सही मानों में जो वीकर सेक्शंस का अलायंस होगा वही तो कामयाब होना चाहिए। बिहार में इससे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट हुआ, मगर उस पर अमलावरी नहीं हुई, इम्प्लीमेंटेशन अब की बार होगा इंशाल्लाह। ये आपकी रणनीति का हिस्सा है कि अभी मुस्लिम को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाना है? नहीं, कोई, हम कौन होते किसी को ना बनाने वाले, नहीं बनाने वाले? आपकी पार्टी? नहीं, हम कौन होते? अभी तो हमारा जो अलायंस हुआ है उसमें हम सब ने बैठकर ये तय किया है कि जनाब कुशवाहा साहब इस अलायंस के चीफ। आपको कुशवाहा साहब अब सेकुलर दिख रहे हैं? तो कल तक आरजेडी में थे तो क्या थे वो? नहीं, वो नहीं, बीजेपी में थे। नहीं, कल तक आरजेडी में भी तो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े, जब क्या थे? मैं पता नहीं, मैं तब भी डाउट करना चाहता। नहीं, तो ठीक है, आपको पता नहीं, मगर आरजेडी में थे, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े, तो उस वक्त ये सवाल नहीं होता। जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी सेकुलरिज्म के नाम पे, कभी नेशनलिज्म के नाम पे, अब फिर वही गलती आप दोहराएंगे तो फिर आपसे भी वही सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, बिल्कुल पूछना चाहिए हमें सवाल, हम जवाब देंगे ना, हम क्यों पीछे हटेंगे सर? कुशवाहा साहब की तो एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स रही है, इस बात को तो आप भी मानते हैं। अपॉर्चुनिटीज पॉलिटिक्स रही है, नहीं रही है, इसका जवाब वो बेहतर दे पाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे समीकरण के वो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। जब आरजेडी में थे
तो दूध के धुले हुए थे। अब जब नहीं है तो फौरन जितने सेकुलर नाम निहाद लोग हैं उनको लगता है कि सब ये चीज़ें हो रही हैं, तो अब ठीक है। मोदी कैबिनेट के पूर्व मंत्री को आप सीएम कैंडिडेट बना रहे हैं, इस तथ्य से तो आप अवगत हैं। बिल्कुल जानते हैं, और इस बात से बस दुनिया भी जानती है। मगर जब वो आरजेडी में थे, जॉइंट कैंपेन किए, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े, तो उस वक्त क्या था फिर? आपकी धर्मनिरपेक्षता सर आरजेडी से तो तय नहीं होगी ना। तो सही है, बिल्कुल सही है, मगर हमारी धर्मनिरपेक्षता हो या जो भी हो वो हम तय करेंगे, हमारा जो अलायंस करे वो तय करेगा। मगर ये क्वेश्चन जो शुरू होता है कि नहीं अब आपके पास आ गए, इसका जवाब दीजिए। अरे भाई, तो उसका भी तो जवाब दे दीजिए ना कोई आप। तो सर आरजेडी वाले देंगे। एक बात और वैसी साहब देंगे, वो देंगे इस बात का। तो अगर वो सही होते तो फिर वहीं रहते वो। अब तो सर इंसाफ करते तो। अनंत सी कल तक नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ते थे, अब वहां से लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है अब दोनों के तर्क बदलते अब ठीक अब ये इंडिविजुअल सवाल वो खुद कर। एक आखिरी सवाल वैसी साहब की, मतलब जैसे एक हैदराबाद का नेता बिहार में आकर क्यों नेतागिरी करेगा, यहाँ बिहारी क्यों नहीं करेगा? अरे क्या बात है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक गुजरात का आदमी निकलकर यूपी में लड़ लेता है। अरे एक गुजरात के आदमी के नाम पे फोटो लगाकर बिहार में वोट मांगा जाता है। मैं क्या कम हूँ मोदी से? कौन कहता है आपको? आपको कोई कम? फिर क्या कमी है? आप हर एतबार से हाइट, नहीं, हाइट में, खूबसूरती में, दाढ़ी में, इल्म में, काबिलियत में क्या कमी है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे याद देता है। और देखिए, मैं अपने आप को मजबूत करने नहीं आया हूँ, मैं तो बिहार की जनता में उनको एक लीडरशिप उनकी उभरे, उनका सही मानों में उनकी आवाज़ उठे, हम वो प्रोवाइड करने आ रहे हैं। हमको आप सही कह रहे हैं, यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद यही है, ये हमारे इश्यूज हैं, यही हमारा ख्वाब है कि भाई सीमांचल जो भारत का सबसे एक पसमानदा इलाका है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो, वहाँ पर जस्टिस हो। बिहार में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर गरीब माइनॉरिटीज़ और दूसरे लोग रहते हैं, उनकी लीडरशिप बने, उसीलिए तो हम आ रहे हैं। जो ऐसी सांसद में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर और तमाम तरह के नियमों को लेकर इतना ज़्यादा मुखर रहते हैं, क्या वो एक मुसलमानों के ही नेता बनकर रहेंगे या फिर? कौन? मैंने कब कहा कि मुसलमान नेता मैं हूँ या बनूंगा? खुदा ना खासा कभी नहीं बनूंगा मुसलमान नेता मैं। ना मेरा ख्वाब है, ना मेरा शौक़ है, ना मेरा कोई इसमें एम्बिशन है, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं क्यों बनूंगा मुसलमान नेता? मुझे ज़रूरत भी क्या है बनने की? तो आने वाले वक्त में बिहार में आपकी ऐसे एजेंडे होंगे, ऐसी नीतियां होंगी जिसे लगे कि आप सबको अपील कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल करेंगे, वही तो एजेंडा है, असल एजेंडा वही है। इसको गैर ज़रूरी कि मुसलमानों का नेता को कहाँ है? ये मुसलमान नेता तो ये दूसरे पार्टी में है ना, वो बड़े बड़े वही लोग हैं हमारे चौधरी, उन्हीं से पूछिए, हम तो नहीं हैं। सीमांचल से आगे आप बढ़ेंगे बिहार में? बिल्कुल बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।